वेल नेपाल नीड्स कंसिस्टेंसी। अब आई नो कि आप इस थंबनेल को देख करके ये सोच रहे होंगे कि यार इससे ज्यादा कंसिस्टेंट नेपाल कभी नहीं रहा, इससे ज्यादा यूरोप में जाकर के जहां पर आप सबसे मुश्किल कंडीशंस का सामना करते हो वहां जाकर के इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, अब आप किस कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो? देखो, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें मेंशन करने वाला हूं जो हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है आप थोड़ा सा ऑफेंड हो जाओ, लेकिन आई एम टेलिंग यू अभी जो नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज वाली सीरीज आएगी ना, उसके लिए ये बात करना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या आपकी कुछ और ओपिनियंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी कुछ चीजें मेंशन कर दूं, जैसे जो अपकमिंग टूर्स हैं, क्योंकि नेपाल ने फिलहाल जो स्कॉटलैंड में किया, नेपाल ने जो ओडीआईज में 4 के 4 मैच में डोमिनेट किया, जिसमें एक मैच सिर्फ 2 रन से हार गया, वो भी 323 को चेज करता हुआ। टी20 में मतलब एक मैच जो हारा उसमें 3-3 सुपर ओवर हुए, लास्ट वाला मैच जो था वो बस आप एकदम पुराने वाले नेपाल की तरह या फिर बैकफुट पर आकर के हार गए। बट यस, ओवरऑल जो मैच हुआ, ओवरऑल जो सीरीज हुई टी20 में, हर टीम ने एक दूसरे को हराया, ये टॉप टीम्स हैं एसोसिएट की। ओडीआईज में आप एकदम लीड करते रहे, सो यहां पर कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी की बात क्यों कर रहा हूं उस पर आऊंगा, बस अगले टूर को कुछ मेंशन कर दूं और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उस पर थोड़ी सी बात कर लूं। फिर सीधा मैं आसिफ शेख, कुशल बुटेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह आयरी और रोहित पौडेल को लेकर के कुछ बात करूंगा। सबसे पहले नेपाल फिलहाल तो थोड़ा रेस्ट करेगा, बिकॉज भाई एक बड़ा टूर, बिकॉज आपने यूके से शुरू करा, स्कॉटलैंड पहुंचे, प्रैक्टिस मैचेस खेले, फिर एक अच्छा टूर, एक अच्छी प्रैक्टिस और उसका एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आकर रखाया। आप थोड़े दिन रेस्ट करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका श्रीलंका का टूर होगा। अब श्रीलंका में उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि भैया हमें वहां अच्छे मैचेस मिलेंगे, बिकॉज स्ट्रेट लॉ ने ये बात साफ साफ मेंशन की थी कि मुझे प्रैक्टिस नहीं चाहिए, मुझे मैचेस चाहिए। सो प्रैक्टिस नहीं, कोई अच्छे मैचेस दो। सो उम्मीद करें कि वहां पर हमें कुछ अच्छा मिलेगा टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के क्वालिफायर की तैयारी करने को। ठीक है भाई, आप श्रीलंका हो आए, फिर उसके बाद इंडिया की अगर आप बात करोगे, आप कैलेंडर अगर उठाकर देखते हो 2025 का, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, ऑस्ट्रेलिया के सामने लिखा हुआ है टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन, श्रीलंका के सामने लिखा हुआ है टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन, लेकिन इंडिया के सामने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इंडिया के सामने सिर्फ लिखा हुआ है पॉकेट कैंप्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि इंडिया में शायद उतना लंबा टाइम नेपाल रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही मंथ में आप दोनों टूर कर रहे हो। सो देयर इज अ गुड चांस कि नेपाल इंडिया में इस बार बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगा, और हो सकता है जैसे हमने देखा तो एनसीए में आकर कुछ टाइम पर आपने प्रैक्टिस वगैरह की थी, इसमें डिफरेंट प्लेसेस लिख रहा है, तो हो सकता है आप 3-4 दिन किसी एक स्टेट में रहो, 3-4 दिन किसी दूसरे स्टेट में रहो, और उस हिसाब से आपने कुछ प्लान किया हो। अब क्या कैन ने प्लान किया है वो हमें जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन कैलेंडर में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है, 2 जगह टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन क्वालिफायर की प्रिपरेशन, और इंडिया में लिखा हुआ पॉकेट कैंप। सो मैं ज्यादा उम्मीद इस टाइम पर लगाकर नहीं बैठ रहा हूं, बट आई एम होपिंग कि विल सी सम गुड मैचेस। ठीक है, सो अब आते हैं हम सीधा कि जब नेपाल क्वालिफायर खेल रहा होगा, उससे पहले जब नेपाल वेस्ट इंडीज वाली सीरीज खेल रहा होगा, जिसका रिजल्ट मैं चाहता हूं कि भाई यूएई वर्सेस बांग्लादेश वाला रिजल्ट हो, और उसके लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा, इन कैंप्स में, इन जहां जहां आप जाओगे प्रैक्टिस मैचेस खेलने, वहां पर आपको इस तरह के मैचेस खेलने होंगे कि भैया हमें एनपीएल का इंतजार रहे। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अच्छा कर दिया, अगर आप क्वालिफाई हो गए, तभी एनपीएल देखने में मजा आएगा, वरना एनपीएल देखने में मजा नहीं आएगा। आप खुद सोचो कि पिछले महीने मतलब नवंबर में एनपीएल होगा, अक्टूबर में आप क्वालिफायर खेल रहे होगे, अगर आप क्वालिफायर में जीत जाते हो तो धूम सोचो क्या होगी, मतलब दुनिया बात कर रही होगी, भाई नेपाल क्वालिफाई कर गया, नेपाल क्वालिफाई कर गया। क्योंकि नेपाल ने जब 3 सुपर ओवर खेले तो सबने बात की, आकाश चोपड़ा ने अलग से वीडियो बनाई, सबने दुनिया भर में बात की। आकाश चोपड़ा ने उस टाइम कहा भी कि मुझे एनपीएल में बुलाया था एक टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बोला कभी और आऊंगा। सो यू नेवर नो कि इस बार वो आ जाए, और भी कोई आ जाए, ब्रायन लारा आए, शिखर धवन आए। सो कहानी सारी ये है, अगर टी20 वर्ल्ड कप में टीम क्वालिफाई हो गई, जो भी प्लेयर आएगा, जो भी लेजेंडरी प्लेयर आएगा ब्रायन लारा और अदर प्लेयर्स की तरह, भाई वो एक नेक्स्ट लेवल पर एक्सपेक्टेशन लेकर आएगा। और इस बार तो टीयू भी तैयार हो गया, इस बार लाइट्स के अंदर मैच, और सो सब कुछ कहते हैं ना चेरी ऑन द केक। सो बस उस केक को तैयार करना है। उस केक को तैयार करने के लिए आपको किसी भी तरह से टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर और वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जो है वो जीतनी है। उसके बाद जाकर के आप उस पॉइंट पर आ जाओगे जहां पर हम वो कंसिस्टेंसी वाली बात करते हैं। अच्छा, नेपाल क्रिकेट को लेकर के मुझे एक उम्मीद जो सबसे ज्यादा है वो ये, या एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये कि नेपाल के फैंस एक पर्टिकुलर प्लेयर के फैन नहीं होते। मतलब आप समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जैसे अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखो, बाबर 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 बाबर, इंडिया की तरफ देखो, कोहली 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 कोहली। सो जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेयर की तरफ हो जाते हो ना, आप क्रिकेट से दूर चले आते हो। ये बात अक्सर डिस्कशन में आती है कि नेपाल की अच्छी बात है उनको क्रिकेट की नॉलेज बहुत ज्यादा है। नेपाल के फैंस क्रिकेट की अक्सर मैंने तकलू डाई को ये बात करते हुए सुना, लेनर्ड को, कि नेपाल फैंस की अच्छी बात यह है ना कि उनकी क्रिकेट नॉलेज बहुत अच्छी है। और कभी भी मैंने नोटिस करा है कि कल अगर आयरी की तारीफ कर रहे हैं और अगर आज आयरी ने खराब खेला तो आयरी को क्रिटिसाइज किया जाएगा।
दीपेंद्र सिंह आयरी के वैसे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन भाई प्रेशर में आने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहां पर मामला जो है थोड़ा खराब हो जाता है। और इसी वजह से मैंने कुछ प्लेयर्स के नंबर्स निकाले कि चलो उस पर बात करते हैं, और यहां आती है कंसिस्टेंसी वाली बात। सबसे पहले बात करेंगे कुशल पटेल की। अब देखो, कुशल पटेल को भी अभी हाल फिलहाल में अगर आपने भी क्रिकेट नर्ड देखा होगा तो उन्होंने कुशल पटेल की कुछ बहुत सारे अचीवमेंट्स डाली, जिस पर मैं अभी आऊंगा, बात करूंगा उनके उसके बारे में भी। लेकिन एक चीज जो मुझे नेपाल के प्लेयर्स से अक्सर शिकायत रहती है वो ये कि यार कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। आप अगर कुशल की तरफ देखो, पिछले 10 मैच में कुशल का एवरेज टी20 में 50 का है, या ओवरऑल, आई गेस ओवरऑल में, या नहीं नहीं टी20 में, आई गेस पिछले 10 मैच में उनका एवरेज जो है वो 50 का है, लेकिन ओवरऑल एवरेज उनका कितना है, 29 का। सो अब ये डिफरेंस जो है, यही डिफरेंस है जो कंसिस्टेंट ना होने की वजह से होता है। एक खिलाड़ी आता है, जबरदस्त खेलता है, लेकिन एकदम ड्रॉप डाउन हो जाता है। आप कुशल मल्ला की तरफ देखो, कुशल मल्ला के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 बॉल में सेंचुरी है। जो बंदा 34 बॉल में सेंचुरी लगाएगा वो टीम से बाहर कैसे निकल जाएगा? इसका मतलब है कि वो एकदम पीक आई, एकदम गिर गया। अब देखो, कुशल पटेल ने 61 मैचेस खेले हैं और 1500 से ज्यादा रन है, 1553, 1553 रन उनके पास हैं, एवरेज 29 का, स्ट्राइक रेट 129 का। अगर कोई ये नंबर उठाकर देखेगा ना कि यार ठीक है, मतलब उतना कुछ खास बैटर नहीं है, क्योंकि यार 129 का स्ट्राइक रेट है इसका टी20 में और 29 का इसका एवरेज है, तो रहने देते हैं, किसी और की तरफ देखते हैं। मैंने आपसे कहा था ऑफेंड हो गए, बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि प्लेयर बहुत लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। अगर आपको वेस्टइंडीज जैसी टीम से या और बड़ी टीमों से टक्कर देनी है तो आपको इस नंबर को चेंज करना पड़ेगा। 10 मैच, या आपको पता है कि मैं पूरी टीम में सबसे ज्यादा अगर किसी का फेवर करता हूं तो कुशल पटेल का करता हूं। आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कुशल पटेल, बिकॉज जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं उस तरह की क्रिकेट देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि जब आप पेपर पर ओवरऑल एवरेज देखते हो, ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखते हो, तो ये समझ आता है कि यार पीक बड़ी अच्छी आई, लेकिन ड्रॉप भी उतना ही ज्यादा हुआ, फिर पीक आई, फिर ड्रॉप हुआ, एक पूरा साल ड्रॉप होना, फिर उसके बाद अगले साल उठना। यहां से आई जस्ट वांट कि ये कंसिस्टेंट रह जाए। यहां से जस्ट वांट के ये जो रन आ रहे हैं ना 30s 40s 50s, ये आते रहे रेगुलर, वापस से हम वो 2 3 4 5 ना देखें। अब आते हैं अगले ओपनर की तरफ, आसिफ शेख। आसिफ शेख ने अब तक 60 मैचेस खेले। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज क्या है नेपाल की, कि सारे प्लेयर जो है ना, उनके आप एवरेज एज निकालोगे तो सारे यंगस्टर्स की लिस्ट में आते हैं, सब 22 23 24 25 वाली लिस्ट में आते हैं। ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा नेपाल को आने वाले 2-3 सालों में, बिकॉज आप जितना खेलते हो उतना एक्सपीरियंस आप में आता जाता है और इवेंचुअली आप बेहतर होते जाते हो। सो ये अच्छी बात है कि कोई प्लेयर 35 36 वाला नहीं, वरना बहुत सारी टीमों में ही 35 36 वाले प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, 33 34 35 वाले। नेपाल के सारे यंगस्टर्स हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। खैर, आसिफ शेख की तरफ आते हैं। 60 मैचेस, 1373 रन, एवरेज कितना है 24 का, स्ट्राइक रेट कितना है 118 का। मैं टी20 की बात कर रहा हूं। अब आप खुद बताओ, किसी टीम का ओपनर अगर 118 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, 24 के एवरेज से खेलता है, आपको नहीं लगता है वहां पर कंसिस्टेंट होने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि वो आसिफ जो कुछ मैच में बहुत अच्छा करते हैं, इंडिया के खिलाफ जब मैच था उसके बारे में बहुत बात होती है, या और कोई मैचेस उठा लो उसके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन जब आप ओवर देखो, खुश करने के लिए मैं कोई एक चीज पिक कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं किसी के सामने बोलूं कि यार आसिफ शेख को पिक किया जाए क्या इस टूर्नामेंट के लिए, अच्छा आसिफ शेख दिखाना उनके नंबर, तो उनके नंबर्स ऐसे हैं, एवरेज 24 का है, स्ट्राइक रेट 118 का है, 60 मैचेस खेले। नहीं यार, रहने देते हैं, अभी ये रहने देते हैं यार। पिछले 10 मैच में अच्छा किया, हाँ, बट अभी सिचुएशन चेंज होगी, यहां आएगा तो अब नंबर उतने अच्छे नहीं, रहने देते हैं। कहानी ये सारी है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आपने पिछले 5, जैसे देखो रोहित पौडेल ने एनपीएल बड़ा अच्छा खेला, मतलब उनकी टीम कुछ खास नहीं कर रही थी, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनके नंबर जब आप टी20 के देखते हो, 67 मैचेस, 1445 रन, स्ट्राइक रेट उनका 120 का, एवरेज 28 का। तो ये सारे वो प्रीमियम प्लेयर्स हैं जिनका एवरेज 30 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जिनका स्ट्राइक रेट 130 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो यहां पर सारी कहानी खराब होती है। अगर आपको कंपीट करना है वर्ल्ड की बड़ी टीमों के साथ, तो एक बार जाकर के उन वर्ल्ड की बड़ी टीमों के प्लेयर के ओवरऑल, मतलब उनके भी 60 70 80 100 मैचेस के आप नंबर्स निकाल कर देखो, आप सबके नंबर में देखोगे स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर का होगा, एवरेज 35 से ऊपर का होगा या 40 से ऊपर होगा। कुछ प्लेयर्स होंगे जिनका एवरेज कम होगा या नहीं होगा, वरना मोस्टली प्लेयर्स का आप देखोगे कि एवरेज जो ऊपर आते हैं, खास करके उनका जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, जो फिनिशर होते हैं, उनका आप देखोगे तो आप इनके नंबर्स में डिफरेंस काफी देखोगे। सो ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को खत्म करना है। जो आपको यहां से अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, ये नंबर इंप्रूव होता जाएगा। अगर जिस फॉर्म में इस टाइम पर कुशल पटेल है, पिछले 10 मैच में जो उनके नंबर्स हैं, वो अगर अगले 10 मैच में और उसके अगले 10 मैच में आ जाएंगे, तो पिछला साल उनका ड्रॉप रहा, ये साल अगर उनका पीक पकड़ लेगा, ये नंबर्स ठीक हो जाएंगे। सो यही मैं कह रहा हूं कि लंबे टाइम तक अगर आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, आपकी टीम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगी। हाँ, सिर्फ दीपेंद्र सिंह आयरी हैं जिनके लंबे टाइम तक जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं। 82 मैचेस में 33 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है।
ये रीजन इसलिए क्योंकि ये लास्ट में आते हैं। जो खिलाड़ी खिलाड़ी टी20 में आखिर में आके बल्लेबाजी करता है वो ज्यादातर नॉट आउट जाता है। नॉट आउट जाने का मतलब है कि उसका एवरेज ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज जितने बार वो नाइट नॉट आउट रहा वो तो मैच काउंट नहीं होते हैं एवरेज में, खास करके जिसमें आउट होता है सिर्फ वही काउंट होते हैं। सो वो आपका एवरेज अच्छा कर देता है। स्ट्राइक रेट, क्योंकि आप लास्ट में आते हो, आप रन मारते हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप उस टाइम पर आते हो कि आप ठकाठक रन मारने होते हैं, तो वहां पर आपके नंबर्स अच्छे हैं। बट 82 मैचेस में आपके अगर रन मिलाए जाए तो आपके मोरलेस रन जो हैं वो कुशल बुटेल के जितना ही है। हालांकि आप लास्ट में आते हो आपको उतने मौके नहीं मिलते, लेकिन ओवरऑल जो नंबर आप देखोगे आयरी के अच्छे हैं। ऐसे नंबर अगर सबके हो ना, 35 के आसपास का एवरेज, 140 के आसपास का स्ट्राइक रेट, ये कंसिस्टेंसी नेपाल को पूरा बदल देगी। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। जैसे आप कुशल मल्ला का, हाँ आई नो कि आयरी के साथ एक प्रॉब्लम है कि आयरी प्रेशर में काफी बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और ये शिकायत बहुत लोगों की है, उनके खुद के फैंस की ये शिकायत है कि यार आयरी जो है वो प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैच को टीम को जब चाहिए होता है कि आज आयरी आकर के रन मारे, आज 10 बॉल में 30 रन चाहिए, वो आयरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब फ्री चल रहा होता है वहां पर बढ़िया कर देते हैं। अब अगला नाम कुशल मल्ला। कुशल मल्ला 51 मैचेस, 921 उनका टोटल रन है, उनके रन अभी थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। एवरेज 26, स्ट्राइक रेट 140 के आसपास का है। स्ट्राइक रेट इज गुड, बट उनका हमने देखा है 1-2 6 मारेंगे और फिर आउट होकर चल जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग उनकी ज्यादा रहती नहीं है। सो किसी भी प्लेयर का आप उठाकर देख लो, आप प्लेयर को कैसे मानते हो? अगर आप न्यूट्रल वे में किसी प्लेयर के बारे में बात करते हो, सबसे पहली चीज, मैं एक रैंडम नाम आपके सामने बोलूं कि यार ये XYZ प्लेयर है, कैसा प्लेयर है, क्या लगता है, आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका सबसे पहले स्टार्ट खोल के देखोगे कि यार देखे जरा स्टार्ट कैसा है। देखे, अब जैसे ऋषभ पंत की बात हो रही थी, ऋषभ पंत के बारे में लोगों ने कहा कि यार ना टेस्ट में बड़ा अच्छा है, और फॉर्मेट में उतना कुछ कर नहीं पाता, टेस्ट में बड़ा अच्छा है, तो लोगों ने बोला अच्छा टेस्ट में अच्छा है, और ओवरसीज में और अच्छा है, सेना कंट्रीज में तो भाई जबरदस्त है, तो लोगों ने बोला अच्छा जी जरा स्टार्ट दिखाना। स्टार्ट खोला तो आपने देखा यार सेना कंट्रीज में इसके पास 3 सेंचुरी है, विराट कोहली, सॉरी इंग्लैंड में इसकी 3 सेंचुरी है, विराट कोहली की इंग्लैंड में 2 सेंचुरी है, जो कि विराट के पास नंबर ऑफ टेस्ट 100 से ज्यादा है, इसके पास टेस्ट 50 से भी कम है, 44 टेस्ट है। तो जिस बंदे ने 44 टेस्ट में सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट का रिकॉर्ड तोड़ दिया इंग्लैंड में, जाहिर सी बात है कुछ तो अलग है इसमें। 7 में से 5 सेंचुरीज की सेना कंट्री में, तो ये नंबर हैं जो बताते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, टेस्ट में तो ये बंदा है अच्छा। यही मैं कह रहा हूं कि ये जो नंबर्स है ना, ये नेपाल को चेंज करने पड़ेंगे। अगर नेपाल क्रिकेट ने इन नंबर्स पर काम कर लिया, इनको लगातार अपने ऊपर इंप्रूव कर लिया कि भाई यहां से जितने मैचेस आप खेल रहे हो, यहां से जब आप वेस्ट इंडीज सामने, बिकॉज यहां से आप सीधा वेस्ट इंडीज खेलोगे, बीच में सारे प्रैक्टिस मैचेस, कैंप्स, ये सब कुछ है सीधा, हाँ बीच में अगर कुछ अनाउंस हो गया तो अलग सी बात है, बट फिलहाल के लिए यही है कि यहां से सीधा वेस्ट इंडीज खेलोगे आप। सो अब आप सोच लो कि आपकी ये कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है अगर आप वेस्ट इंडीज के सामने उतरते हो, और अगर ये कंसिस्टेंसी रही तो बस कहानी वही हो जाएगी, यूएई वर्सेस बांग्लादेश 2-1 से आपकी विक्ट्री, और फिर एवरीवेयर इट्स जस्ट नेपाल नेपाल नेपाल। सोचो वेस्ट इंडीज को आप हरा दो, क्वालिफायर अब क्वालिफाई कर लो वर्ल्ड कप के लिए, और फिर उसके बाद अगला एनपीएल है। क्या लगता है एनपीएल का कैसा क्रेज बनेगा? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपने ये 2 टूर्नामेंट अच्छा कर लिया ना, आपका एनपीएल जो एकदम फाड़ देगा। इस बार का एनपीएल जो है वो जबरदस्त हिट चला जाएगा। कंडीशन उसके लिए है कि आपके पहले जो 2 बड़ी, एक तो बड़ी सीरीज और उसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट, उन दोनों को जीतना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट सी कि जिस तरह से कुशल बुटेल के नंबर्स रिसेंट में अच्छे रहे, जिस तरह से क्रिकेट नर्ड ने कुछ उनके अमेजिंग नंबर्स, अमेजिंग अचीवमेंट्स डाली थी, जिसको मैं मेंशन करते हुए जाता हूं, 2-4 ही मेंशन करूंगा, वो मेंशन करते हुए जाता हूं। जैसे उनको आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ का के लिए नॉमिनेट किया गया था, जब उन्होंने बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाई थी डेब्यू के टाइम पर, तो बड़ी बात हुई थी उनके बारे में। फिर उसके बाद जब अभी रिसेंट में हमने देखा था एशिया कप, वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर में टॉप रन स्कोरर रहे थे। फिर उसके बाद हमने अभी यूएस वाली सीरीज थी, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई थी। फिर अभी जब स्कॉटलैंड में ओडीआई सीरीज खेल रहे थे, वहां पर उनके रन्स काफी अच्छे। अभी यहां पर बैक टू बैक उन्होंने रन्स अच्छे करे थे, लास्ट मैच में रन्स नहीं कर पाए थे। सो ओवरऑल उन्होंने परफॉर्म काफी अच्छा करा है, और अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से काफी बार जो आपको क्विक फायर रन्स की जरूरत होती है वो काफी अच्छा दिया है। सो वी आर होपिंग के ये जो सारे नंबर्स जो हमें रिसेंट में दिख रहे हैं, जिनके खराब है उनके इंप्रूव हो जाए, कुशल मल्ला जो बाहर है वो अंदर आ जाए, और जो प्लेयर्स हैं आदिल आलम हो गए या फिर संदीप जोरा हो गए, जिनके बारे में बात लगातार हो रही है, वो अंदर आए, वो आकर परफॉर्म करें, और फिर उसके बाद उनके नंबर्स जो हैं वो काफी इंप्रेसिव दिखने लगे। एंड बाय द टाइम ये चीजें होंगी, आप देखना ऑटोमेटिकली नेपाल टीम जो ऊपर पहुंच चुकी होगी। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि कंसिस्टेंसी की जरूरत है। वन डे वाला शो नहीं होना चाहिए कि भाई ही वाज अ वन मैच विनर, वन शो, वन डे वाला शोअर, वो नहीं होना चाहिए। ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस वाला हिसाब किताब अगर रहेगा, टीम ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगी। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। आप अगर कुछ और समझते हो, कुछ और सोचते हो, आपकी कोई और ऑब्जर्वेशन है, प्लीज मैं कमेंट्स में बताना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।